हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द कॉर्पोरेट लॉ, या जिसको हम कंपनी लॉ भी कह सकते हैं। और ये जो टॉपिक है बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह ये जो टॉपिक है नेट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है। इसकी जो रिटन नोट्स है वो भी आपको थोड़े दिनों के अंदर मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है पार्टनरशिप फॉर्म जो थी क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि जब भी हमने बिजनेस शुरू करना होता है तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म के अंदर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर ये डिसएडवांटेजेस होता है कि हमारी वहाँ पे लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड हो जाती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या है कि यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और इसके अंदर क्या है कि ये जो है कंपनी फॉर्म में भी है और पार्टनरशिप फॉर्म पे भी है। और यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है डैट इज़ लिमिटेड। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस एंड लीगली सैंक्शन द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया। LLP जो है जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स कहते हैं डैट इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है, जो कि इसके अपने पार्टनर से इसकी जो लीगल एंटिटी है डिफरेंट है। ये अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। और जो LLP है इसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसके पार्टनर्स के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए तो लेकिन LLP जो है चलती रहती है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLP विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द LLP। जैसे कंपनी में हम कहते हैं कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल फ्लो लाइक ए रिवर। इन द सेम वे LLP जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी लीगल एंटिटी जो है इसके पार्टनर्स से डिफरेंट है। इसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसके पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए, वो छोड़ के चले जाएं, आ जाएं, तो उसका जो है LLP के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और ये जो LLP है 12 दिसंबर 2008 को इनेक्ट हुआ। इसकी जो प्रेसिडेंट ने सेंड दी ये 7 जनवरी को दिया। और उसके बाद ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया 31 मार्च 2009 को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2009। लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स 2009 कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी इनके ऊपर प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल कर सकती है। और इंडियन पार्टनरशिप, ये आपने याद रखना है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 डैट इज़ not applicable on limited liability partners. Now we will understand what is the need of LLP in India. देखो इंडिया के अंदर अगर हमने बिजनेस सेटअप करना है तो कंपनी फॉर्म में कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है डर जाते हैं। कंपनीज के अंदर क्या है कि कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जिसके अंदर क्या है कि स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और जो प्रोफेशनल फॉर्म्स हैं जैसे एडवोकेट्स की हैं, CAs की हैं, CS की हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की हैं, जो अपनी प्रोफेशनल फॉर्म सेटअप करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे वो अपने बिजनेस को एफिशिएंसी और इफेक्टिवली जो है मैनेज कर सकें। और यहाँ पे जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इसके अंदर देखो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और उसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी का भी जो एडवांटेजेस के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो कंप्लाइंस है वो भी कम कॉस्ट पे है और कम कंप्लाइंस है एज़ कम्पेयर टू द कंपनीज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, जिसके अंदर हमें जो पार्टनर्स हैं उनको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। और उसके साथ ही क्या है कि वो बिज़नेस को जो है म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट के बेसिस पे बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है एक फॉर्मल पार्टनरशिप है, और कम से कम यहाँ पे 2 बिजनेस पार्टनर होने चाहिए। हर एक बिजनेस पार्टनर की जो लाइबिलिटी है डैट इज़ द लिमिटेड, कि जितना उसका कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा नहीं, कि कल को अगर बिजनेस को लॉस लग जाता है तो उससे ये नहीं है कि उसकी लॉस की भरपाई होगी। जितना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक जो उसकी कंट्रीब्यूशन है अगर उसके अंदर कुछ रहता है तो वो उससे लिया जाएगा।
पार्टनर्स जो इन LLP है दे आर नॉट लाइबल फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट और माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सिंगल पार्टनर, कि वो दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर तो क्या होता था कि हर एक पार्टनर जो है दूसरे का एजेंट है, कोई भी वो काम करता था तो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक पार्टनर जो है अपनी नेग्लिजेंस के लिए वो अकाउंटेबल है। LLP जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है। लॉ जो है इसको सेपरेट एंटिटी, जो इसके पार्टनर्स हैं उससे सेपरेट एंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो LLP है इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, लंबे समय तक चलती है। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है दैट इज़ लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द LLP। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल एंटिटी है, इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। और यहाँ पे मिनिमम 2% जो है होनी चाहिए जब हमने LLP सेटअप करनी है। और यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस है वो लॉफुल होना चाहिए। तो वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को मिनिमम 2% या मोर जो है सब्सक्राइब करते हैं। और इसको सेटअप करने के लिए हमें कोई भी मिनिमम कैपिटल के ये ज़रूरी नहीं है कि LLP सेटअप करना है तो इसके लिए इतना मिनिमम कैपिटल चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि हमारा बिज़नेस का नेचर क्या है, उसके हिसाब से क्या है कि इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। और मिनिमम कैपिटल की कोई यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है जिसके साथ ये सेटअप हो रही है। अपर लिमिट कोई भी नहीं है, मेंबर जो है जितने ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा मतलब जैसे पार्टनरशिप के अंदर तो रिस्ट्रिक्शन होती है, यहाँ पे नहीं है कि मिनिमम 2% होने ज़रूरी हैं। और कंपनीज़ की तरह इनका भी परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनर्स मे कम, पार्टनर्स मे गो, बट ऑर्गेनाइजेशन विल फ्लो। और म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो हैं एग्रीमेंट या एक्ट के मुताबिक होते हैं। और यहाँ पे LLP एग्रीमेंट के तहत जो न्यू पार्टनर्स हैं उनको एडमिट किया जा सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एवरी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स है इसको कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए। और उनमें से एक जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका जो स्टे है 182 डेज मिनिमम होना चाहिए। और उसी तरह इनको जो है एनुअल अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं जो कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करें। और LLP का जो है दैट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोफेशनल सर्विसेज अलोन, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भी उसको सेटअप कर सकती हैं। फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी जो है वो अपने आप को LLP के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। और जो LLP की वाइंडिंग अप है क्योंकि वो भी लॉ के द्वारा है, वॉलंटरली भी हो सकती है और बाय कंपल्सरी वाइंडिंग अप भी हो सकती है। और एनी इंडिविजुअल और ए बॉडी कॉर्पोरेट मे बिकम पार्टनर इन LLP प्रोवाइडेड कि जो इंडिविजुअल है वो साउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट नहीं है और उसके ऊपर जो है हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर द एडजुडिकेशन फॉर द इंसॉल्वेंसी। और यहाँ पे कम से कम जो है जब हमने सेटअप करनी है कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कम से कम जो है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स होने चाहिए। और उनमें से भी एक जो है रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए कि कम से कम उसका जो स्टे है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है 182 डेज होना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो देखो क्या है कि जो पार्टनर्स हैं इनकी जो लाइबिलिटी है दैट इज़ लिमिटेड, कि कल को अगर कोई लॉस होता है तो वो LLP का लॉस है। इनका तो जितना एग्रीड कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर कुछ रिमेनिंग रहता है तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके पार्टनर्स से इसकी अलग पहचान है, लीगली इसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। और LLP जो है इवन अपनी पार्टनर्स की डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे अगर हम कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो इसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है लेस है। और उसी तरह क्या है कि जो LLP है ये प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है। और यहाँ पे LLP जो है प्रॉपर्टी को अपने नाम से परचेज कर सकता है, अपने नाम से सेल कर सकता है। और अगर इसकी जो टर्नओवर है डेट इज़ लेस दैन 40 लाख तो कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी अगर लेस दैन 25 लाख है तो यहाँ पे कोई ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो ऑनरशिप ऑफ LLP है ये किसी और पर्सन को भी ट्रांसफ़र की जा सकती है और जो ट्रांसफरी होगा उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स माना जाएगा।
मतलब जो इसकी इंडक्शन होगी दैट इज़ एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी। और यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो भी एलएलपी को लोन दे सकते हैं और एलएलपी भी पार्टनर्स को लोन दे सकते हैं। और यहाँ पे एलएलपी के केस के अंदर क्या है कि कोई डिविडेंड टैक्स नहीं है। और उसी तरह ही नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या हैं। देखो यहाँ पे जो है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो भी इस एक्ट के अंदर कंप्लाइंस है या कोई मैटर्स है, कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो एलएलपी के अंदर अगर कोई भी कंट्रावेंशन, जो इस लॉ की कंट्रावेंशन होती है, तो उसके अंदर जो पेनल्टी होती है दैट इज़ बोर्न बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और यहाँ पे अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की वैकेंसी हो जाती है, खाली हो जाता है स्थान, तो वो 30 डेज़ के अंदर जो है फिल करना होता है। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है अपॉइंट नहीं किया जाता और यहाँ पे एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो यहाँ पे ईच पार्टनर ऑफ द एलएलपी जो है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। और अगर जो है एलएलपी जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट नहीं करती तो एलएलपी और इसके जो एवरी पार्टनर है दे विल बी पनिशेबल विद द फाइन। और उसी तरह ही हम बताते हैं, उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो एक्ट है हमें ये बताता है कि जो एलएलपी को सेटअप करने से पहले कोई एग्रीमेंट किया गया था, पार्टनर्स जिन्होंने अपना नाम जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के आगे सब्सक्राइब किया है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर जो बेसिकली जो एग्रीमेंट्स हैं, अगर कोई एलएलपी के ऊपर ऑब्लिगेशंस इम्पोज करता है, अगर सारे उसको रेटिफाई करते हैं तो वो जो है मानी जाएगी। और उसी तरह हम देखते हैं कि पार्टनर जो है दैट इज़ द एजेंट ऑफ द एलएलपी। पार्टनर्स का वो एजेंट नहीं है, वो अपने एक्ट से एलएलपी को अगर उसकी अथॉरिटी के अंदर किए गए हैं तो एलएलपी को बाइंड कर सकता है, बट उसके लिए अदर पार्टनर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और उसी तरह क्या है कि देखो नॉट बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी शुड बी सोनली एप्लीकेशन ऑफ द एलएलपी नॉट ऑफ द पार्टनर्स। अगर एलएलपी को लॉस लगता है तो वो एलएलपी का लॉस होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, वो सबकी सारी जो लाइबिलिटी है दैट इज़ द ऑब्लिगेशन, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स। अगर फ्रॉड है तो वहाँ पे सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेंजिबल कर सकते हैं, इंटेंजिबल कर सकते हैं, मूवेबल है, इमूवेबल है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एलएलपी इज़ नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय ए पार्टनर इन डीलिंग विद अनदर पर्सन इफ़ द पार्टनर हैज़ नो अथॉरिटी टू डू द एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एलएलपी। देखो एलएलपी जो है, अगर कोई भी पार्टनर जो है जिसको कोई अथॉरिटी नहीं दी गई, वो ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि उसकी पार्टनर की अथॉरिटी के बाहर है, तो एलएलपी के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। और उसी तरह क्या है कि अगर बिज़नेस जो है इस इंटेंशन से किया जाता है कि यहाँ पे दूसरों को फ्रॉड करना है, तो जो भी इस जो कनाइवेंस है जिसके अंदर ये पार्टी है जहाँ पे ये व्हेन द बिजनेस इज कैरिड आउट विद फ्रॉडलेंटली इंटेंट और फ्रॉडलेंटली पर्पस, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली पार्टी, उसको जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि एलएलपी जो है, पार्टनर्स जो है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं, अगर वो अपना बिजनेस का काम जो है इस ढंग से करते हैं कि दूसरों के साथ फ्रॉड होते हैं, तो दे हैव टू पे द कंपनसेशन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए और 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और उनमें से एक जो है इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। और यहाँ पे सेटअप करने के लिए हमें कोई मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी जो है डिपेंड करती है कि बिज़नेस के अंदर हमने कितना पैसा लगाया है। जो एलएलपी का नाम है वो यूनिक होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैचअप नहीं करना चाहिए या एलएलपी के साथ मैचअप नहीं करना चाहिए, ना ही किसी ट्रेडमार्क की जिसको रजिस्टर करवाया या जिसकी एप्लीकेशन है उसके साथ उसकी इन्फ्रिंजमेंट होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट
व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर LLP रजिस्ट्रेशन, कि जितने भी पार्टनर्स, अगर मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं तो उनके पैन कार्ड चाहिए, ID प्रूफ ऑफ ईच पार्टनर चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड या एनी यूटिलिटी बिल जिससे उनका रेजिडेंस प्रूफ जो है प्रूव होता है। और उसी तरह स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द पार्टनर्स, उसी तरह रजिस्टर्ड एड्रेस, जहाँ पे LLP का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर कोई रेंट एग्रीमेंट है या प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस का ऑनरशिप, और यहाँ पे जो LLP एग्रीमेंट है स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए जिस स्टेट का जहाँ पे वो उसने रजिस्टर होना है, और डॉक्यूमेंट जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी स्टेप्स। देखो, फर्स्ट जब हमने LLP को रजिस्टर करवाना है तो वी हैव टू गेट द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन, रिजर्वेशन ऑफ नेम, और इसके बाद इनकॉर्पोरेशन, और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो साथ में डालेंगे। और उसके साथ ही क्या है कि विद इन 30 डेज़ के अंदर जो है LLP एग्रीमेंट जो है साइन जो है डिपॉजिट करवाया जाएगा। तो LLP को जब हमने सेटअप करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि LLP भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम लीगली क्रिएट करते हैं, तो पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है प्राप्त करना है, ये सर्टिफाइंग एजेंसी से लेना पड़ता है, और इसके ऊपर जो खर्चा है 1500-2000 के बीच में आ जाता है। फ़ोटो, ID और एड्रेस प्रूफ जो होता है रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको DIN के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उसी तरह उसके लिए DIR-2 फॉर्म फिल करना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, पैन की जो है स्कैन कॉपी साथ में लगानी पड़ती हैं। और उसी तरह जो LLP रन है उसका रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ द प्रपोज्ड LLP जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है प्रोसेस करता है। और उसी तरह उससे पहले क्या है कि MCA पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पोर्टल के ऊपर जो है नेम सर्च करना चाहिए, और यहाँ पे अप्लाई फॉर द नेम ऑफ LLP फॉर्म 1, एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन और चेंज ऑफ द नॉर्म फॉर द सेम, और यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की जो डिटेल्स है फॉर्म 2, यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर्स स्टेटमेंट जो है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके 30 डेज़ के अंदर जो होता है हमने जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है फॉर्म 3 के अंदर वो होता है MCA पोर्टल पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और LLP एग्रीमेंट जो है डैट शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प पेपर जिस स्टेट के अंदर हमने उसको रजिस्टर करवाना है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म इनटू LLP, अगर हमने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हमें फॉर्म 17 एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फॉर्म इनटू LLP फॉर्म जो है फिल करना पड़ता है। फॉर्म 17 जो है नीड टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द फॉर्म 2 दैट इज़ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड सब्सक्राइबर्स स्टेटमेंट। उसी तरह अगर हमने एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी को LLP के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें फॉर्म 18 जो है अप्लाई करना पड़ता है अलॉन्ग विद फॉर्म 2। और उसी तरह हम देखते हैं कि फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि अगर हमारा जो पार्टनर है जब हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, अगर कोई पार्टनर हमारा फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट भी हमें साथ में जो है डिपॉजिट करवाना पड़ता है। फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है इंडिया के अंदर जो है अपना प्लेस ऑफ बिजनेस जो है सेटअप कर सकती है, उसके लिए फॉर्म 27 जो है फाइल करना पड़ता है और जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्होंने ये डिजिटली साइन करना होता है। और यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स के, उनके लिए जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती, बट उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर लेना जो होता है वो असेंशियल होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कि यहाँ पे जब हमने नाम रखना है, ये कुछ चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कि जो हमारा नाम जो हमने रखा है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो LLP एग्रीमेंट है उसके अंदर नेम ऑफ़ द LLP, सारे जो नेम ऑफ़ द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फॉर्म ऑफ़ द कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ़ द पार्टनर्स, हमारा बिजनेस क्या है, क्या रूल्स हैं, वो सारा कुछ जो है इसके अंदर जो है
बताया जाता है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन शीट होती है, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फिर उसी के साथ ही क्या है कि जो ड्यूली स्टैम्प्ड LLP एग्रीमेंट है ये हमारा 30 डेज़ के अंदर जो है पोर्टल पे हमने अपलोड करना होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो LLP रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन जो होते हैं चाहिए होते हैं जब हमने इसको सेटअप करना है। और उसी तरह हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है कि रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा होना चाहिए। और उसी तरह जो LLP है इसको अपने साथ जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर या LLP लगाना पड़ता है। और जो LLP है इसका कोई अनडिज़ायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, ना ही ये नेम जो है किसी के साथ मिलता जुलता जो है होना चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है फिलअप फॉर्म 2 डिजिटली साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सब्सक्रिप्शन शीट जो है डेट शुड आल्सो हैव द सिग्नेचर ऑफ द विटनेस। अगर अप टू 1 लाख है तो फीस 500 है, मोर देन 1 लाख है तो 2000 है, और उसी तरह मोर देन 5 to 10 है तो 4000 है, मोर देन 10 lakhs है तो 5000 है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब LLP रजिस्टर हो जाती है तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसको हम आसानी के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आसानी के साथ डिज़ोल्व कर सकते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। और LLP और इसके पार्टनर जो होते हैं सेपरेट होते हैं, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये इसके अंदर ये हाइब्रिड फॉर्म है, इसके अंदर पार्टनरशिप के भी फीचर्स हैं और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी के भी फीचर्स हैं। और यहाँ पे जो LLP है वो अपने खुद के एसेट रख सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो LLP ने मेंटेन करनी होती हैं। और उसी तरह जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती हैं और सॉल्वेंसी होती है वो भी जो है फाइल करनी पड़ती है। LLP का अगर वो मिनिमम थ्रेशोल्ड से इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑडिट करवाना होता है। एवरी LLP शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार एन एनुअल रिटर्न ड्यूली ऑथेंटिकेटेड इन फॉर्म 11 एवरी ईयर। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो है जो LLP एग्रीमेंट है ये जो है इंस्पेक्शन मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, सॉल्वेंसी है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसकी इंस्पेक्शन बिजनेस आवर्स के अंदर हो सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं तो वहाँ पे LLP की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट कि वो LLP के अंदर जो है कोई रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी या डैमेजेस के लिए जो है इनिशिएट एक्शन कर सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो LLP है क्योंकि ये लीगली सेटअप की जाती है और लीगली ही ख़त्म होती है, तो अगर यहाँ पे अगर ये बिज़नेस 1 साल के लिए कैरी ऑन नहीं करती तो ये अप्लाई कर सकती है कि इसका LLP को डिफंक्ट जो है डिक्लेयर किया जाए और इसका नाम जो है रजिस्टर से स्ट्रक ऑफ किया जाए। और जहाँ पे रजिस्ट्रार को भी लगता है उसके पास अपनी तरफ से भी पावर होती है बट वो करने से पहले ये LLP को एक अपॉर्चुनिटी देता है। और उसी तरह यहाँ पे जो LLP की वाइंडिंग है जिसको सेक्शन 63, 64 एंड 65 एप्लीकेबल है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप है, जो कि हम अगली वीडियो के अंदर जो है इसको करेंगे।